नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आएंगे मेरे साथ, जुड़ेंगे और देखेंगे जो आज का आपका मॉक टेस्ट है तो उसे आप सभी मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से आपके ग्रह हैं? तो आपको बताना है कमेंट करके, जो पृथ्वी है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति हैं, बुध और शुक्र हैं, शुक्र और शनि है, मंगल और शुक्र हैं। बताएंगे सभी कमेंट करके। तो जब आप सौरमंडल परिवार पढ़ते हैं तो सौरमंडल परिवार में आप पढ़ते हैं कि वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी संख्या है? 8। तो 8 को हम एक कोड से याद रख लेंगे। कोड क्या है? कोड से आपको क्लियर हो जाएगा WFAT2 सन। क्या है? T2 सन। तो T2 सन से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रह आपका कौन से ग्रह के बीच में और क्या आपका दूरी है। तो ये सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है। क्या है? ये आपका सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम। तो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ये आपका कोड है WFAT2 सन। तो इसमें क्या बन जाएगा? W यानी वेडनेसडे, यानी क्या बन जाएगा? आपका बुध बन जाएगा। F से क्या बनेगा? फ्राइडे, यानी क्या बन जाएगा? आपका शुक्र बन जाएगा। E से क्या बनेगा? अर्थ, यानी क्या बन जाएगा? आपका पृथ्वी। अब 2 टी हैं। अब 2 टी में आपको याद रखना है, एक ट्यूसडे एक थर्सडे। तो ट्यूसडे से क्या बन जाएगा? आपका मंगल बन जाएगा। थर्सडे से क्या बन जाएगा? थर्सडे से बन जाएगा आपका बृहस्पति। एस से क्या बन जाएगा? एस से बन जाएगा आपका सैटर्न, यानी क्या बन जाएगा? शनि। यू से बन जाएगा यूरेनस, यानी कि अरुण। और एन से क्या बन जाएगा? नेपच्यून, यानी कि वरुण। तो ये इनका आपका क्रम होता है सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम। क्लियर हो गया? सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम। अब इसमें कोई सा भी ग्रह अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह के बीच में, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी कौन सा आपका पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में, तो पृथ्वी एक तरफ कौन है? शुक्र है, और एक कौन है? आपका मंगल है। तो मंगल और शुक्र के बीच में कौन है? आपका पृथ्वी। मंगल और शुक्र। तो आपका ऑप्शन डी ये हो जाएगा क्लियर। यहीं से आपका क्वेश्चन याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। और सबसे दूर का कौन है? आपका वरुण। आपसे पूछा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा कौन सा आपका आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपका बुध। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आप याद रखेंगे कौन है? आपका बृहस्पति। कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति। आपसे पूछा जाए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं? एस्टेरॉयड। तो एस्टेरॉयड आप याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह आप याद रखेंगे किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जी नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। आपसे पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन है? लाल अगर आपसे पूछे लाल ग्रह कौन है? मंगल है लाल ग्रह। आपसे पूछा जाएगा पीला ग्रह कौन है? पीला आप याद रखेंगे कौन है? बृहस्पति है। पीला कौन है? बृहस्पति। और आपसे पूछा हरा ग्रह कौन है? हरा कौन है जी? अरुण। हरा ग्रह कौन है? आपका अरुण। क्लियर हो गया? हरा ग्रह कौन है? अरुण। तो इन्हें याद रखें। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है, तो इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऐसे ग्रह कौन है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं। एक कौन है जी? एक है तो है आपका बुध, और एक और आपका कौन है? शुक्र। बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं? विपरीत घूमते हैं अन्य दिशाओं के जैसे। अन्य तो घूमते हैं पश्चिम से पूरब, तो ये घूमते हैं पूरब से पश्चिम। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं? ऐसे 2 ग्रह हैं। एक कौन है जी? एक तो है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र। और एक कौन है जी? एक है आपका अरुण। शुक्र और अरुण। क्लियर हो गया? शुक्र और अरुण। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी आपको मिल गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो ग्रेनाइट से जब आपका परिवर्तन होगा तो वो क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा, फेल्सपार, नीस बन जाएगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा। बताएंगे सभी कमेंट करके, बताएंगे क्या आपका बन जाएगा। बताएंगे सभी कमेंट करके। तो आपने पढ़ा है जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और ग्रेनाइट आपका रूप परिवर्तन के कारण क्या बन जाती है? नीस बन जाती है। क्या बन जाती है? आपकी नीस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आपकी नीस बन जाएगी। क्लियर हो गया? ग्रेनाइट आपकी क्या बन जाएगी? नीस।
और संगमरमर ये किससे बनता है, ये बनता है चूना पत्थर से, ठीक है। चूना पत्थर होता है आपका अवसादी चट्टान, तो चूना पत्थर से क्या बन जाएगा आपका संगमरमर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक क्या होता है कांगलेमेरेट, क्या है कांगलेमेट अवसादी चट्टान है, और इसमें रूप परिवर्तन के कारण क्या बन जाएगा क्वार्टजाइट, क्या बन जाएगा क्वार्टजाइट। क्लियर हो गया, क्या बन गया आपका क्वार्टजाइट जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम को पूरब से जोड़ता है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आप पढ़ते हैं जो रूस देश है उसमें स्थित है, तो मास्को से ताशकंद है, सेंट पीटर्सबर्ग से ओ, इसमें थोड़ा से आपका मिस्टेक है। नेक्स्ट है मास्को से इक्टूसक है, और आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है। तो आप बताएंगे इसमें से आपका कहां से कहां तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका जाता है, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपको बताना है कि कहां से कहां तक आपका जाता है, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आप पढ़ते हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से कहाँ तक आपका व्लादिवोस्टोक तक, कहाँ तक है व्लादिवोस्टोक तक आपका ये जाता है। और इसमें आप याद रखेंगे, इसमें ये जो आपकी ट्रेन है ये इसके लिए जो रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 9289 किलोमीटर आप याद रखेंगे, क्या है 9 to 8 किलोमीटर। कुछ आपकी बुक है उसमें 9438 किलोमीटर भी आपकी दे रखा है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे 9289 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो सेंट पीटर्सबर्ग के आपके कहाँ तक है व्लादिवोस्टोक तक। तो कौन से देश में स्थित है आपका ये, रूस देश में। कौन सा देश है आपका रूस। रूस की कैपिटल आप पढ़ते हैं क्या है जी मॉस्को, क्या है मॉस्को। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन है, एक दर्रा है, एक शिखर है, एक टेलीस्कोप आविष्कारक है, भूवैज्ञानिक है। बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस सेट में। गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन आप पढ़ते हैं, गॉडविन ऑस्टिन क्या है आपका एक शिखर है, क्या है शिखर है, आपने पढ़ा होगा गॉडविन ऑस्टिन क्या है शिखर है। तो शिखर में आपने पढ़ा होगा जैसे भारत है, तो भारत में हिस्सा कौन सा है पीओके, कौन सा आपका पीओके। तो पीओके हिस्सा में आपकी कौन सी चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन आपसे पूछा जाए ये कौन सी श्रेणी का भाग है, तो आप याद रखेंगे कौन सी श्रेणी का भाग है, ये आपका काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी का भाग है K2। और इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट कितनी है जी, तो हाइट भी याद रखेंगे 8611 मीटर। कितनी हाइट है इसकी 8611 मीटर। क्लियर हो गया, 8611 मीटर। तो ये भारत की आपकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन मुख्य भूमि की पूछे तो कौन सी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहां पर आपका सिक्किम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पे आपके लौटते हुए मानसून से चक्रवात आते हैं। तो लौटते हुए मानसून जो सबसे अधिक आपका जो प्रभावित करता है तो तमिलनाडु राज्य को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात तो वहीं पे होती है। लेकिन आपको चक्रवात कहाँ पे आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा भारत में जो सबसे अधिक चक्रवात है, भारत में सबसे अधिक चक्रवात, तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात दो ही राज्यों में आते हैं। एक तो ये आपका राज्य है और एक आपका ये राज्य है। तो कौन कौन से राज्य हैं, एक तो है आपका उड़ीसा और एक कौन है, एक है आपका आंध्र प्रदेश। तो दो राज्य आप याद रखेंगे, उड़ीसा और दूसरा कौन है आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और आपसे पूछा जाए लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु राज्य में। लौटता हुआ मानसून कहाँ से नमी ग्रहण करता है, तो नमी ग्रहण कहाँ से करता है, तो आप याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आपका लौटता हुआ मानसून ये आपका क्या ग्रहण करता है, नमी ग्रहण करता है। क्लियर हो गया। और सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में करता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। तो ये आपके स्थान दे रखे हैं और इधर आपका जो उसमें उत्पादित होता है वो आपका दे रखा है। तो आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग किसके लिए, नेवेली किसके लिए, झरिया किसके लिए और राउरकेला किसके लिए। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे, हजारीबाग, नेवेली, झरिया और राउरकेला। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे ये आपका किससे संबंधित है। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे जी ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे हजारीबाग आपसे पूछ रहा है, हजारीबाग, ठीक है,
हजारीबाग किससे संबंधित है? ठीक है, हजारीबाग। तो हजारीबाग आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? अभ्रक से। किससे? अभ्रक से। नेक्स्ट, नेवेली आपसे पूछा जाएगा। नेवेली तो यहाँ पे श्वेत कोयला होता है, जैसे लिग्नाइट आप बोलते हैं, भूरा कोयला। तो नेवेली किससे? आपका तमिलनाडु से। नेवेली मतलब जो आपका लिग्नाइट है कहाँ पे होता है? तो ये आपका लिग्नाइट नेवेली, और नेवेली कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आप याद रखेंगे झरिया। झरिया झारखंड में स्थान है, और यहाँ पे आपका क्या होता है? कोयला। और राउरकेला आपको याद रखेंगे, ये आपका उड़ीसा में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में, लोहे के लिए। तो इसमें आपका कौन सा बन जाएगा? इसमें ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट, बी का कौन सा हो जाएगा? 3। सी का कौन सा हो जाएगा? 1। और डी का कौन सा हो जाएगा? आपका 2। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसमें से आपको ये भी याद रखना है, हजारीबाग कहाँ पर है जी? हजारीबाग आपका झारखंड में। हजारीबाग कहाँ पर है? हजारीबाग आपका झारखंड में। ऐसे पूछ लेते हैं। नेवेली कहाँ पर है? नेवेली आपका तमिलनाडु में। नेवेली कहाँ पर है? नेवेली आपका तमिलनाडु में। झरिया कहाँ पर है? झरिया भी आपका कहाँ पर है? झारखंड में। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा। क्लियर हो गया? राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा। जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाना है, बार बार ज्वालामुखी का फटना है, पेड़ों को काटना है, या पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। इनका ये कारण आपको बताना है कि कौन सा सही कारण है। भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन आप बोलते हैं, या पृथ्वी का जो आपका तापमान है बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है? इसमें से आप ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। तो क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाना। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है? जिसमें जीवाश्म ईंधन में आपके सभी आएंगे, पेट्रोल भी आएगा, ठीक है, डीजल भी आएगा, केरोसिन भी आएगा, और कौन आएगा? आपका कोयला भी आएगा। ठीक है, तो इनके जलने से क्या है? CO2 आपकी बनती है, और CO2 जब आपकी बनेगी, CO2 गर्म गैस होती है, तो जब CO2 निकलेगी तो CO2 निकलने से क्या है? वायुमंडल आपका गर्म होगा, और जब वायुमंडल गर्म होगा तो क्या है? भूमंडलीय तापमान में आपकी वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी? भूमंडलीय तापमान में आपकी वृद्धि होगी। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? रिट आपने पढ़ा होगा। रिट कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं आपकी रिट? 5 प्रकार की होती हैं। रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 प्रकार की होती हैं रिट। कितने प्रकार की होती हैं? आपके 5 प्रकार की रिट होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए रिट जारी जो आपकी की जाती हैं, जो रिटों का आपका उल्लेख है, रिटों का उल्लेख कौन सा आर्टिकल मिलता है? तो आर्टिकल 32 सेकंड। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 सेकंड में रिट का उल्लेख मिलता है। तो रिट कौन कौन सी होती हैं? एक तो आप याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक तो आपकी ये रिट है, याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक आप याद रखेंगे जी, एक कौन सी होती है? परमादेश। क्या है आपके? परमादेश। एक क्या है? एक होती है आपके उत्प्रेषण। क्या है? एक होती है आपके उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक क्या है? उत्प्रेषण। एक होती है आपकी प्रतिषेध। क्या होती है? प्रतिषेध या मना करना, प्रतिषेध। एक क्या है आपके? प्रतिषेध। और एक आप याद रखेंगे अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। तो आपकी रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार में आपके ये प्रकार आपके सामने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उसके लिए जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति ने, मतलब जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो उसे बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा है प्रश्नकाल, और अगली कार्यसूची का समय, विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसमें से आपको बताना है कि शून्यकाल हम किसको बोलते हैं। तो आप पढ़ते हैं जो संसद की कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा है,
प्रथम घंटा आपका क्या कहलाता है? प्रथम घंटा कहलाता है आपका पिरसन काल। क्या कहलाएगा? पिरसन काल। और पिरसन काल के, या आप कहेंगे सत्र का, ठीक है, पिरसन काल से आगे का जो आपका समय है, अगले की जो कार्य सूची है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शून्य काल। तो पिरसन काल के बाद का सही समय क्या कहलाता है? शून्य काल। और शून्य काल किस देश की देन है? भारत देश की देन है। शून्य काल किस देश की देन है? भारत देश की। और आपसे पूछा जाए पिरसन काल किस देश की देन है? पिरसन काल है आपका इंग्लैंड देश की देन। कौन से देश की देन है? इंग्लैंड देश की देन। कौन सा आपका? पिरसन काल। पिरसन काल कौन से देश की देन है? इंग्लैंड देश की देन है आपका पिरसन काल। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव है, पृष्ठ तनाव है, आपस में नहीं मिल सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो आपको बताना है कि तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा। बताएं, सभी कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं जी। तो इसमें क्या है आपका? इसमें आपका होगा कि जो आसंजक बल है, ठीक है, कोहेसिव आप बोलते हैं, आसंजक बल का आपका अभाव होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, आसंजक बल का अभाव। जबकि आपसे क्वेश्चन होता है कि जो जल की बूंदें क्या है? जल की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो जल की बूंदें क्या होती हैं? आपके गोलाकार होती हैं। किसके कारण होती है जल की बूंदें गोलाकार? तो जल की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें कैसी होती हैं? आपकी गोलाकार। कैसी होती हैं? आपकी गोलाकार होती हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है वर्णांध व्यक्ति। तो वर्णांध व्यक्ति, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दूसरे की चीज नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, उसके बाद कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, और दृष्टि निबंध नहीं हो पाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही है। बताएंगे सभी, बताएंगे। वर्णांध व्यक्ति, वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस आप बोल देते हैं इंग्लिश में। तो वर्णांध व्यक्ति की अगर बात करें, वर्णांध व्यक्ति, तो जो वर्णांध है ये एक आपका आनुवांशिक रोग है, ठीक है। कैसा रोग है? आपका आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक ये रोग है। पहला तो ये आपका आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? जो आपकी रेटिना होता है, तो रेटिना में क्या होती है? शंकु कोशिका। क्या होती है आपकी? शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका में आपकी कमी होती है, जिसके कारण क्या है? दो आपके कलर हैं। दो कलर में कौन कौन से मेन? एक तो कौन सा होता है? एक तो होता है जी आपका लाल। एक कौन सा कलर है? आपका लाल। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका हरा। लाल है और दूसरा कौन सा है? हरा। तो इनमें विशेष रूप से अंतर नहीं हो पाता। आनुवांशिक रोग में शंकु कोशिका में आप कमी कारण तो लाल और जो हरा रंग है इनमें विशेष अंतर नहीं हो पाता। तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्णांध व्यक्ति इसको बोलते हैं। तो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, ये आपका वर्णांध व्यक्ति आपका होता है जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो आपको बताना है शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य, तो जो प्राचीन काल से आपके चले आ रहे नृत्य हैं उनको शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य भारत में आपके कितने, तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, तो वो देखेंगे। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य टोटल अगर आप बात करें शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य कितने? आपके 8। शास्त्रीय नृत्य कितने? आपके 8। 8 में कौन कौन से हैं वो देख लेंगे जरा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो आपको समझ जाएंगे सभी। तो एक राज्य ये आपका केरल, तो केरल में आप याद रखेंगे एक कौन आपका? कथकली, ठीक है। कथकली कहाँ का? आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है जी? मोहिनी, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी आपका कहाँ का है? केरल का मोहिनी अट्टम। और ये आपके दोनों कौन से राज्य से संबंधित हैं? ये आपके केरल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, ये राज्य आप आगे बढ़ेंगे। ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको याद रखना है, तमिलनाडु में कौन सा है? भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम कहाँ पर? आपका तमिलनाडु। उससे ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा नृत्य है? तो आपने पढ़ा होगा कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश।
ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश से, ऊपर की तरफ यहाँ पे कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा में आप पढ़ते हैं कौन सा नृत्य है, ओडिसी। कौन सा नृत्य है आपका, ओडिसी। ओडिसी कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। ओडिसी कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने पे तो नृत्य आपके कौन से, एक आप याद रखेंगे सतत्रिया। सतत्रिया, सतत्रिया कहाँ पर होता है आपका, असम। सतत्रिया कहाँ पर आपका, असम। एक आप याद रखेंगे जी मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ पर आपका, मणिपुर राज्य में। मणिपुरी कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में। और एक याद रखेंगे कथक। कथक कहाँ पर है जी, कथक उत्तर भारत, या आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल आपके कितने नृत्य हैं, 8 नृत्य शास्त्रीय। कौन कौन से आप एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे। कथकली, कथकली कहाँ पर है, केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ पर है, केरल। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतनाट्यम कहाँ पर है जी, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहाँ पर है, उड़ीसा। मणिपुरी कहाँ पर है, मणिपुर। सत्रिया कहाँ पर है, असम। कथक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। तो ये भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, 8। तो इसमें कौन सा आपका, इनमें आपका मणिपुरी। कौन सा आपका, मणिपुरी। क्लियर हो गया, मणिपुरी आपका इसमें शास्त्रीय नृत्य का रूप है। नेक्स्ट, लाल किले में मुगल अस्तित्व किस के पतन के साथ समाप्त हुआ। तो लाल किले में अभी तक आपका मुगल वंश का शासन चल रहा था, लेकिन आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति पढ़ी है, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के दौरान मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था, अंतिम सम्राट कौन था जी, बहादुर शाह जफर। अंतिम सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। तो अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर को यहाँ से आपका दिल्ली के आपका पढ़ते हैं कि कहाँ से गिरफ्तार किया था। तो इसे भी स्थान को याद रखेंगे, हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया था। और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर कहाँ पे आपने पढ़ा होगा, बर्मा। कहाँ भेज दिया गया था इसमें, बर्मा। और बर्मा के कैपिटल क्या है आपका, रंगून। कहाँ भेज दिया गया, रंगून इनको भेज दिया गया था। तो इसलिए 1857 की क्रांति के दौरान जो मुगल वंश है, फिर 1858 अधिनियम आया और उसके माध्यम से मुगल वंश का अंत कर दिया गया। तो अंतिम सम्राट किसे माना जाता है, बहादुर शाह जफर। तो इसलिए लाल किले में मुगल अस्तित्व आपका किस काल के पतन के साथ समाप्त हो गया। तो इसे याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित में से किस युग के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसका उदाहरण है, ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। बताएंगे। तो आदि ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लेकिन वह लिपि अभी हमारे द्वारा पढ़ी लिखी नहीं गई है। ऐतिहासिक में मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, वह लिपि अभी हमारे द्वारा पढ़ लिख ली गई है। और उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल, उस काल मानव को ना पढ़ने लिखने का ज्ञान था, तो इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है, यह आपका आदि ऐतिहासिक काल। किसका उदाहरण है, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा है, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता वो कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किस वर्ष की थी जी, आपने पढ़ा होगा 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता आपका कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के कौन से जिले में स्थित है, तो आप पढ़ते हैं कौन से जिले में स्थित है, मांटगोमरी। जो मेन स्थल है हड़प्पा, उसकी बात चल रही, मांटगोमरी। मांटगोमरी कहां पर आपका, पाकिस्तान। कहां पर है, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो इसमें समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। पूजनीय पशु या प्रिय पशु कौन सा था आपका, आपने पढ़ा होगा कुबड़ वाला सांड। कौन है आपका पूजनीय पशु या प्रिय पशु, कौन है आपका, कुबड़ वाला सांड। तो ये सब क्वेश्चन आपने सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर आप सीमा की बात करें कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो पूर्वी आपने पढ़ा होगा, पूर्वी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सा है जी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये आपका मेरठ में। कौन सी नदी के किनारे, नदी आपकी हो जाएगी, कौन सी नदी है, हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी के किनारे। आपसे पूछेगा पश्चिमी स्थल कौन सा है,
पश्चिमी स्थल है सूतकांगे डोर, कौन सा है सूतकांगे डोर, कहाँ पर है जी, ये आपका बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पर है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे, नदी कौन सी आपकी दासक, कौन सी नदी है दासक। उत्तरी स्थल कौन सा है मांडा, मांडा कहाँ पर है जी, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे आपका चिनाब, कौन सी नदी के किनारे आपका चिनाब। दक्षिणी स्थल कौन सा है, दहीमाबाद है, दहीमाबाद कहाँ पर है जी, दहीमाबाद आपका महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। तो इतना भी इसमें आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपका सुमेलित करना है। लोथल आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे, लोथल। नेक्स्ट आगे आपको बताना है जी, नेक्स्ट आगे बताएंगे। आगे है आपका हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे। नेक्स्ट उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे। और उसके बाद आपका रोपड़, ठीक है, सुपर रोपड़ हो रहा है, ये रोपड़ आपको बताना है कि रोपड़ कौन सी नदी के किनारे। ये आपका भोगवा है, यहाँ पे कौन सी नदी है, भोगवा। तो रोपड़ आपको बताना है, लोथल बताना है कौन सी नदी के किनारे बसे हुए शहर है। देखते हैं जी एक बार इनको जरा। आपसे पूछा लोथल, ठीक है, लोथल आपका गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे, ये आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी है, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट उसके बाद हड़प्पा अगर आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा जो मेन स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो आप पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही है। और आपसे पूछा रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़, तो रोपड़ आप पढ़ते हैं पंजाब में, पंजाब में। और कौन सी नदी के किनारे, सतलुज। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इनका आपका मिलान हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा चौथा, ए का कौन सा हो जाएगा चौथा। उसके बाद है बी का कौन सा हो जाएगा जी, बी का आपने पढ़ाई, बी का आपका पहला है। सी का कौन सा है जी, सी का आपका दूसरा है। डी का कौन सा है, डी का कौन सा है तीसरा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। क्लियर हो गया, 4 1 2 3। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, बंदरगाह बोलते हैं लोथल। आपसे पूछें चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से आपसे मिले। नेक्स्ट मृतकों का टीला क्या है जी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। आपसे पूछेगा ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी। या आपसे पूछा जाएगा ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी या ग्रेट बाथ, यानी विशाल क्या है, विशाल अन्नागार और विशाल विशाल स्नानागार। ये हमें कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से आपके मिले। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका शहर है या सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और भारत में कौन सा है, भारत में है राखीगढ़ी। भारत में कौन सा, राखीगढ़ी। ये कहाँ पर है आपका, हरियाणा में। किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी सूरज भान ने। किसने खोज की थी इसकी, सूरज भान ने। क्लियर हो गया। और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और भारत में कौन सा है, राखीगढ़ी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस ऋषि मुनि द्वारा रचा गया था, परीक्षित, व्यास, विश्वामित्र या वाल्मीकि। गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला जो आपका मंत्र है इसे बोलते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र आपका किसने लिखा था, आपको बताना है कमेंट करके। तो गायत्री मंत्र आपका किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने लिखा है। और आप पढ़ते हैं जब ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, ऋग्वेद। क्या पढ़ा आपने, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है आपका, तीसरा मंडल। कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल। तीसरा मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, तीसरे मंडल में आपका किसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का। कौन से मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल मिलता है, तीसरे मंडल में आपका मिलता है। तो याद रखेंगे। और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं आपके, कौन माने जाते हैं, विश्वामित्र। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो बुद्ध का जन्म है, क्या है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। आपको इनमें से बताना गलत कौन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की क्रिया को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो आपको बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी। देखते हैं इसमें, अब देखेंगे सभी। तो गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म आपने पढ़ा होगा 563 BC या 566 BC। तो आपने पढ़ा है कहाँ पे हुआ था, आपने पढ़ा है कहाँ पे हुआ है, बताएं सभी कमेंट करके। 563 या 566 BC कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी नेपाल में इनका आपका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। 563 BC या 566 BC। क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पे दिया पहला उपदेश? सारनाथ में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उपदेश, तो सबसे अधिक उपदेश अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए थे सबसे अधिक उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत हुआ। उसके बाद महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्करण कहा गया, क्योंकि तीन घटना कौन कौन सी हैं? तीन घटना आप याद रखेंगे, तीन में एक तो है महाभिनिष्क्रमण। क्या है? महाभिनिष्क्रमण। एक तो ये घटना है जी महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। एक क्या है? एक है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन, एक है आपके धर्म चक्र परिवर्तन, और एक क्या है? एक आपकी महापरिनिर्वाण। एक क्या है? महापरिनिर्वाण। तो ये आपकी तीन घटनाएं, और तीनों आपको याद होना चाहिए कि किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछा जा रहा है महाभिनिष्करण, तो गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्करण। नेक्स्ट है जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो इसमें से आपका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक तो पहला सही है और एक आपका तीसरा सही है, मतलब ए और सी। ए और सी, तो आपको बताना है ए और सी, यानी पहला और तीसरा। तो ये दोनों आपके सही हैं, पहला और तीसरा। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन सा है? एक तो है जी ज्ञात्रक है, एक कौन सा है? एक है इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु है, एक है आपका लिच्छवी है जी, लिच्छवी, और एक है आपका कौन सा है? एक आपका शाक्य है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गौतम बुद्ध निम्न में से कौन से वंश से संबंधित है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कौन से वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? शाक्य। कौन से वंश से? शाक्य। और महावीर स्वामी कौन से वंश से? ज्ञात्रक से। और पार्श्वनाथ किससे? आपके इक्ष्वाकु। किससे हैं? इक्ष्वाकु। क्लियर हो गया। और महावीर स्वामी की जो माता वो कौन से वंश से संबंधित है? लिच्छवी। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। बताएंगे सभी कमेंट करके। राष्ट्रपति भवन आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये एडविन लुटियंस, क्या नाम है? एडविन लुटियंस ने आपका तैयार किया था। जो इसका डिजाइन है तो एडविन लुटियंस ने तैयार किया। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आपका कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। किस पर स्थित है? रायसीना हिल। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 320 एकड़ में आपका फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 320 एकड़ में। इसमें कुल कितने कमरे हैं जी? इसमें टोटल आपके 340 कमरे। ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, 340 कमरे। ये किस वर्ष आपका बनकर तैयार हो गया था? 1931 में। 1931 में। और 1931 में आपने पढ़ा होगा कौन था? लॉर्ड इरविन। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा आपका? लॉर्ड इरविन। राष्ट्रपति भवन को वर्ष 1950 तक, 1931 और 1950 तक इसे किस नाम से जाना जाता था? वायसराय भवन। किस नाम से जाना जाता था? वायसराय भवन। तो इसमें आप याद रखेंगे, ये इससे संबंधित आपके फैक्ट हैं। और आप याद रखेंगे राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध जो आपका मुगल गार्डन है, क्या है? मुगल गार्डन। ये आपका आम लोगों के लिए किस माह में आपका खोला जाता है? ऑप्शन में आपको मिलेगा जी जनवरी माह में खोलते हैं,
ऑप्शन मिलेगा जी फरवरी माह में खोलते हैं, ऑप्शन मिलेगा जी मार्च माह में खोलते हैं, ऑप्शन मिलेगा जी नवंबर माह में खोलते हैं। ठीक है, तो मुगल गार्डन, तो ये आपका इसकी सुंदरता के लिए आपका मुगल गार्डन है। तो आपको बताना है ये आम लोगों के लिए कौन से माह में खोला जाता है, बताएंगे, कमेंट करके बताएं कौन से माह में खोलते हैं इसे। तो इसे खोला जाता है फरवरी माह में। कौन से माह में? फरवरी माह में। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोकलाम विवाद में कौन सा देश शामिल नहीं है? नेपाल, भूटान, भारत, चीन। डोकलाम आपने सुना होगा, डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो डोकलाम आप पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये भारत देश है, ठीक है, और भारत देश में सीमा पर यहाँ पे एक आपका देश है, ये आपका देश है, इस देश का नाम आपका भूटान। कौन सा देश है? ये देश आपका भूटान। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ जो ये क्षेत्र आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका? तिब्बत। क्या है आपका? तिब्बत। और इधर ये आपका जो क्षेत्र है, इधर कौन है आपका? ये है भारत। कौन है जी? भारत। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे जो आपका एरिया है, ये एरिया है, इसे बोलते हैं डोकलाम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डोकलाम क्षेत्र। तो डोकलाम क्षेत्र को लेकर के जो तिब्बत है, ठीक है, और तिब्बत का जो अधिकार रखता है वो कौन सा देश रखता है? चीन। कौन सा देश रखता है आपका? चीन। तो आपको याद रखना है जो डोकलाम क्षेत्र है, तो डोकलाम क्षेत्र के लिए एक कौन सा देश है? चीन है, एक कौन आपका? भारत है, और एक कौन आपका? भूटान। तो इन तीनों देशों के बीच में विवाद ये आपके जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन नहीं जुड़ा हुआ? इसमें जुड़ा हुआ नहीं है आपका नेपाल। कौन नहीं जुड़ा हुआ इसमें? नेपाल। कौन नहीं जुड़ा हुआ? आपका नेपाल। क्लियर हो गया। तो ये आपके डोकलाम क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा 3 देश हैं, 3 देश में आपने पढ़ लिए हैं, एक भूटान है, एक भारत है, और एक कौन आपका? चीन। तो आज का मॉक टेस्ट था, और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।